नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल का सियासी तापमान उबलने लगा है। ममता और चुनाव आयोग के बीच एसआईआर को लेकर पहले ही जंग छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईआर मुद्दे पर चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। इस बीच भारतीय अर्धसैनिक बलों और सेना के साथ उनकी टकराव की खबरें भी खूब सुर्खियों में हैं। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में होने वाले कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां वो सेना को संबोधित करेंगे और इसको लेकर किस तरह से बंगाल की सियासत में कई स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। पहले सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ममता का टकराव और ऐसे में पीएम मोदी का दौरा, तो क्या बंगाल में बदलने वाला है और क्यों इतना बेचैन है ममता बनर्जी? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल के सियासी समीकरण पहले ही ममता के खिलाफ है। एसआईआर पर पहले घमासान मचा है और इस बीच पीएम मोदी जिस तरह से कोलकाता जा रहे हैं, तो ऐसे में ममता की समस्याएं कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, ममता की समस्याएं तो बढ़ी हुई है, बस उस बढ़ी हुई समस्या में कितना इजाफा होता जा रहा है वो आगे कुछ दिन के अंदर देखने को मिलेगा। जिस फ्रस्ट्रेशन के लेवल में ममता जी रही है और पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसमें भी कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और कमांडर कॉन्फ्रेंस में चाहे सीडीएस चौहान जाए, साथ में रक्षा मंत्री जाएं और एनएसए डोभाल जाएं, इन सब के बीच का कोऑर्डिनेशन और सारे कमांडर्स की बैठक, सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाना, ये कोलकाता को चुना गया। और कोलकाता अभी इन सारी गतिविधियों के केंद्र में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले चुनाव आयोग के साथ संघर्ष मोल लिया एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कि अब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने बार बार रिपीट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ मामला जब पश्चिम बंगाल तक पहुंचा, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओज को बताया। वहां पर ब्लॉक लेवल पर जितने वैकेंसी थे उसको वैकेंसी को फुलफिल करने की बात की। उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए डिमांड लिस्ट तैयार करने की बात की। मतलब प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ममता बनर्जी को लगा इसे रोका नहीं जा सकता, तो दूसरे तरीके से उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बंगला कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरीके से जो बंगाली की बात कर रहे थे, अचानक से सेना के साथ उनका टकराव होता है, और वो मैदानी क्षेत्र में, जहां पर उन्होंने बंगला भाषा को के साथ अन्याय होने के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन करने के लिए एक स्टेज बनाया था। वहां अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते, मंत्री आते, विधायक आते टीएमसी के, और कभी कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जाती। और इन लोगों ने सोचा कि इसे चुनाव तक कंटिन्यू रखेंगे। यह स्टेज प्रोटेस्ट का एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा और उसके लिए एक इंडिकेट करेगा कि देखो, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बंगला भाषियों का अपमान किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर याचिका दायर की है समीरुल इस्लाम, जो कि टीएमसी के ही सांसद हैं। अब उस मुद्दे पर आर्मी से टकराव हो गया। टकराव क्योंकि आर्मी वालों ने कहा कि भाई ये स्टेज तोड़ना पड़ेगा, समय खत्म हो चुका है। स्टेज तो तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने जो किया वो सीधी टकराव की बात थी। अगले ही दिन पहले तो इन लोगों ने आर्मी को मोदी की कठपुतली, केंद्र सरकार की कठपुतली कह दिया, अपमान किया सेना का, जबकि सेना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बार बार सेना की तरफ से यह बयान दिया जाता है और कहा जाता है, चाहे राहुल गांधी की बात क्यों न हो, बार बार सेना की तरफ से कहा जाता है कि भारत की सेना को पॉलिटिक्स में मत खींचो, सेना पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है जहां सेना की भूमिका सरकार के साथ हो। ये यहां आर्मी जो है देश के लिए काम करती है, सरकारों के लिए नहीं। सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन इन लोगों ने आर्मी को भी राजनीति का अड्डा बना दिया। और उसके बाद जैसे ही एक आर्मी का जवान आर्मी का ट्रक लेकर जा रहा था, ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी की गई कि वहां पर मनोज वर्मा जो कमिश्नर हैं कोलकाता पुलिस का, उनकी गाड़ी को उनके पास ले जाया गया और उसके बाद
जब उसने टर्न लिया, राइट टर्न, तो उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, आर्मी का ट्रक सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया और उसको थाने में जाकर लगा दिया। उस आर्मी के जवान जो कि ट्रक चला रहा था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आर्मी और टीएमसी के बीच टकराव इस स्तर पर कि इनके बदतमीज सांसद, बदतमीज मंत्री, ये सारे आर्मी के खिलाफ अभी भी बात कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है। दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है। ये बार बार जब बीएसएफ को निर्देश दिया गया कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जितने जो पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर के इलाकों में आपकी जिम्मेदारी है, तो आप सफाई अभियान शुरू करो। 30 किलोमीटर का दायरा आपका है, जहां पर ममता बनर्जी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि आपके कामों में इंटरफेयर करेगी। यह होम मिनिस्ट्री का आदेश था। और उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्टिव हुई, बीएसएफ एक्टिव हुई, तो यही महुआ मोइत्रा ने बीएसएफ को गालियां देना शुरू कर दिया कि बीएसएफ क्या कर रही है, वहां पर बैठकर तमाशा देख रही है। ममता बनर्जी भी बोली कि जब घुसपैठिए आ रहे हैं तो बीएसएफ वालों की गलती है और उसमें केंद्र के गृह मंत्रालय की गलती है, अमित शाह की गलती है। तो ये एक साथ चुनाव आयोग के साथ, सेना के साथ और अर्धसैनिक बलों के साथ, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सबके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने किया, एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत, चैलेंज किया, मनोज पंत को दिल्ली बुलाया जो चीफ सेक्रेटरी है, उसके बाद 4 अधिकारियों को सस्पेंड करवाया कि अगर नहीं करवाओगे तो तुम सस्पेंड होगे, और चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री का नंबर आया कि अब होम मिनिस्ट्री से भी इन लोगों को कुछ न कुछ सबक सिखाने चाहिए। तो पहला आदेश आया गृह मंत्रालय की तरफ से कि जितने जो अवैध स्ट्रक्चर है 30 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली जनसंख्या मुस्लिमों की नहीं बढ़ रही। अगर मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70% मुसलमान और 30% हिंदू 1947 में था। अगर उस समय मुसलमान इतने होते मुर्शिदाबाद के अंदर, अगर 50% भी मुस्लिम होता, तो उस समय जिन्ना इतना बेवकूफ नहीं था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश में मांग नहीं करता, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनाता। नादिया हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर हो, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना हो, ये सारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन जगहों पर मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, उसमें घुसपैठियों की भूमिका है। ये 30 से 40% हुआ करते थे, 50% से ज्यादा बढ़े। उसमें क्या हुआ, बांग्लादेश के घुसपैठिए जो आए उन मुस्लिम बस्तियों में रहा और वहीं पर जमीन खरीदा, मुसलमानों ने जमीन दी, अपने ही जमीन का एक टुकड़ा दिया, उसका आधार कार्ड बनवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर उसके नाम से प्लॉट किया, घर बन गया, आवास प्रमाण पत्र बन गया, अब वहां का ये नागरिक बन गया और वोटर भी बन गया। ये पूरी प्रक्रिया चली है। अब उसी के लिए पहले तो आदेश दिया गया अवैध स्ट्रक्चर, यानी कि जितने इलीगल तरीके से झुग्गियां बनाई हुई है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उसको हटाओ जी। उसके बाद 1 सितंबर से एक कानून लागू हुआ, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। ये गृह मंत्रालय ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया और जारी करने के बाद गजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन आया कि 1 सितंबर से ये लागू होगा। ये घुसपैठियों के खिलाफ कानून है और उन लोगों के समर्थन में है जो कि सीएए से भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये दोनों पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट में जो सुविधाएं दी गई है उससे पश्चिम बंगाल में जो माटुआ कम्युनिटी के हिंदू हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इतने सालों से, उन लोगों को फायदा होने वाला है। ये सीएए के बाद की बात है। ये इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ही बार 18 लोकसभा की सीटें जीत पाई थी। पूरी माटुआ कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ और शायद यही वजह है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो माटुआ समुदाय को लेकर ही टारगेट कर रही है बीजेपी को। बिल्कुल इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया है उसमें इन लोगों को फायदा होगा जी। और ये आजकल नागरिकता की बात की जाती है इनकी, और इनकी जनसंख्या कोई छोटी मोटी नहीं है।
लगभग 20% है। ऐसे ऑन आंकड़े में जो बताया जाता है कि 16 से 17% है, लेकिन मातुआ लोग जो कहते हैं कि हम लगभग 20% के करीब हैं और 40 से 45 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इनका दबदबा है, मतलब वहां वो जिता हरा सकते हैं। पिछली बार कुछ समस्याएं आ गई थी, इसलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर वोट नहीं दिया और ठाकुर परिवार में जो इनके नेता माने जाते हैं उनमें भी विवाद पैदा हो गया, बेटे और बहू के बीच विवाद पैदा हो गया, जिससे भी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अब अमित शाह ने उठाई है। तो एक तरफ तो फॉरेनर्स एक्ट से इन लोगों को अपने साथ लाना है, दूसरी तरफ ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई गई और उसमें इमिग्रेशन ब्यूरो बनाया गया, उस ब्यूरो के तहत यह कहा गया कि जिन राज्यों में आपको लगता है घुसपैठिए ज्यादा हैं तो इमिग्रेशन ब्यूरो वहां पर जाएगा, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आदेश नहीं लेगा उससे और उन आदेशों का पालन किया जाएगा। इमिग्रेशन ब्यूरो वो जांच करेगा कि ये देश का है या विदेशी नागरिक है, उसके पेपर चेक करेगा, उसके बाद उसको ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा, शक होगा तो ये बीच में कोई नहीं आ सकता। तो इसके कारण भी समस्या पश्चिम बंगाल में बढ़ी। उसके बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया, सर्कुलर जारी किया गया, जितने यूनियन टेरिटरी हैं, जितने राज्य हैं, उन सब जगहों पर डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। डिटेंशन कैंप बनाने का मकसद यही था कि सामान्य जेलों में ये विदेशी नागरिकों को, यानी ज्यादातर घुसपैठिए ये बांग्लादेश बॉर्डर से ही आते हैं, रोहिंग्या भी कुछ आए हुए हैं पहले से, जब म्यांमार में हंगामा चला था, तो इन लोगों को धर पकड़ करने के लिए इसके बाद डिटेंशन कैंप में डालो ताकि वो विदेशी जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसमें पेशी जल्दी से हो सके और फिर डिपोर्ट करना है, क्योंकि डिपोर्टेशन की बात, डिपोर्ट करने की बात इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट में भी शामिल किया गया है। अब ये सारी चीजें चल रही है। ममता बनर्जी सेना से पैरामिलिट्री फोर्सेस से टकरा रहे हैं और उस बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं कि देखो भाई, सुधार की जरूरत है, एकता की जरूरत है और आपको मजबूती से साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपके साथ ही खड़ी रहेगी, आप में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता आपके कामों में। और सुधार की बात इसलिए चल रही है कि इन लोगों को एक साथ इकट्ठा मजबूत करो और पश्चिम बंगाल में आगे ममता बनर्जी के लिए यही लोग परेशानी खड़ा करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में केवल ये नहीं है कि वोट काटे जाएंगे, उसके अंदर ये भी है कि 1200 से ज्यादा वोटर एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं होगा, मतलब पोलिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे, उसकी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस करेगी और फिर इस बार बूथ कैप्चरिंग, बम्बिंग ये सब नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और वहां पर अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के उन फाइल्स को खोलेंगे जो इतने दिनों में किया, और इस बीच जो सेना के साथ टकराव किया, मोदी और अमित शाह को चोर बोला, सेना को मोदी की कठपुतली बोली, उन सारी बातों का जिक्र करेंगी और इससे ममता बनर्जी की परेशानी दोगुनी तिगुनी होगी। यानी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फिर ममता बनर्जी और इधर प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे बंगाल को कंट्रोल किया है अलग अलग सर्कुलर से, आदेशों से और कानून से, लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही सरेंडर मोड में चली आएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल में ममता के सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं। वो वोटर लिस्ट अपडेशन का जितना विरोध कर रही हैं, उतना उनके खिलाफ एक्शन तेज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग के फैसलों से बंगाल में सीएम ममता घिरती जा रही है। इस बीच पीएम मोदी के कोलकाता दौरे ने भी उनकी सियासत को कुंद कर दिया है। अर्धसैनिक बलों और सैनिकों के साथ उनके टकराव ने उनकी मुश्किलों में इजाफा किया है, यानी ममता की छटपटाहट अभी और बढ़ने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।